हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आए जो तुम्हारे गुडसेट के टारगेट को कंप्लीट करने वाला है। तुम्हारी 3 अप्रैल को होने वाली एग्जाम में अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर तुम ला सको, उसके लिए मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसका हर एक क्वेश्चन अपने बेस्ट एफर्ट के साथ में पूरा कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तो हम आज अपने बलराम सीरीज जो कि हर एक कोर्स को, हर एक टारगेट को कंप्लीट कर देते थे, उस टारगेट के लिए हम मूव हो रहे हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है electric field produced due to an infinitely long straight uniformly charged wire at a perpendicular distance 2 cm is this, then linear charge density of the wire is। तो एक लीनियर चार्ज वायर जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2k λ/r। ये होता है हमारा फॉर्मूला। हमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁸। पूछा क्या इन्होंने, लैम्बडा की वैल्यू पूछी गई है। K कितना होता है हमें पता है 9 × 10⁹ होता है। लैम्बडा हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो R का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। ये इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 × 10⁸, 2 × 10⁻² डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 × 9 × 10⁹ इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 खचा है, 3/9 कितना बचा 1/3। पावर को देख लेते हैं, तो ये पावर 10⁹ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -11 और -11 और 10⁸ मतलब कितना हो गया 10⁻³ हो गया। कितना हो गया 10⁻³ हो गया। तो 10⁻³ में अगर मैं 1/3 को लिखूं तो वो कितना हो सकता है 0.333 इंटू 10⁻³। अब देखो यहां आंसर में कोई भी आंसर अपने को मिलीकुलम के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, हमें आंसर सारे किस में दिए, माइक्रोकुलम के फॉर्म में दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन 3 डिजिट को डेसिमल के आगे शिफ्ट करूं तो 333, डेसिमल के आगे मैंने 3 डिजिट को शिफ्ट किया तो हमारा पावर कितना होगा 10⁻⁻6 कूलम हो गया। तो आंसर कितना हो गया 333 माइक्रो कूलम हो गया। ये है हमारा करेक्ट आंसर एंड दैट इज व्हाट ए, माइक्रो कूलम पर मीटर, राइट, क्योंकि लैम्बडा फाइंड आउट करना है। नाउ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इसका मतलब अगर r बढ़ेगा तो E क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर इन दोनों के बीच का ग्राफ तुम्हें पूछा जाता है तो E R के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू कैसे आएगी, नीचे की तरफ आएगी, और वैल्यू नीचे की तरफ आएगी तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, जिसको हम कौन सा ग्राफ बोलते हैं, हाइपरबोलिक। कौन सा ग्राफ है ये, हाइपरबोलिक कर्व। देखो गुडसेट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते, बस हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। मुड़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2 spheres 4q and -2q are placed at certain distance. The force acting between them is F। मतलब 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। Now they are connected by a connecting wire and again separated from each other. Now they are kept at a distance half of previous one. The force between them is। देखो 2 चार्जेस दे रखे अपने को, ठीक है, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा पहला वो कितना होगा हमारे पास K × 4q इंटू कितना हो जाएगा -2q डिवाइड बाय
सेपरेशन कितना है, आर ले लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 8k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। नेक्स्ट थिंग, अब क्या किया गया है, दोनों को कनेक्ट किया गया है। अगर एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ में हम कनेक्ट करते हैं तो उनमें चार्ज का फ्लो होता है। कब होता है, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर वो डिफरेंट पोटेंशियल पे है तो उनमें सेम पोटेंशियल ना हो जाए, तब तक उनमें क्या होता रहेगा, चार्ज का फ्लो होता रहेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्यू डैश हमारे पास कितना हो जाएगा दोनों पे, Q1 प्लस Q2। तो Q1 कितना है 4Q, Q2 कितना है -2Q, डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। तो 4Q माइनस 2Q कितना आया, 2Q बाय 2, मतलब ये कितना हो गया, Q हो गया। तो नया फोर्स कितना होगा, F डैश इक्वस टू K इंटू Q इंटू कितना हो गया, Q डिवाइड बाय क्या आ गया, R बाय 2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों, रीजन यहां पे देखो दे रखा है कि पहले से हमने डिस्टेंस कितना कर लिया है, हाफ कर लिया है। तो बच्चों ये F डैश कितना हो गया हमारे पास, देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4KQ स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो गया, R स्क्वायर हो गया। और यहां से अगर हम देखें तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर कितना होगा, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो वो कितनी आएगी हमारे पास, देखो वहां से कितना है वो, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर है हमारे पास माइनस ऑफ F बाय 8, मतलब 4 तो रहा ही। यहां से देखो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो वो कितना आएगा हमारे पास, माइनस ऑफ F बाय 8 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस ऑफ F बाय 8 सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास नया फोर्स कितना आ गया, माइनस ऑफ F बाय 2। और मैग्नीट्यूड में देखें तो F डैश ऑफ मॉड्यूलस कितना हो गया, F बाय 2 हो गया। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे स्फीयर के रेडियस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों स्फीयर का रेडियस क्या है, सेम है। अदरवाइज हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता कौन सा, V1 इक्वस टू V2, जहां पे हम मान के चलते कि KQ1 बाय R1 इज इक्वल टू वॉट, KQ2 बाय R2। तो वहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक क्या ना हो, उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये थे आइडेंटिकल स्फीयर और ये है अनआइडेंटिकल स्फीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, यहां पे देखो कुछ प्लेट्स कनेक्ट की गई हैं इस तरीके से, और हमें पूछा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज, हम जिन पॉइंट के बीच में हमें क्या पूछा हो, कैपेसिटेंस पूछा होता है, उनमें से एक को हम पॉजिटिव कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरे को हम क्या कनेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं। तो बेटा ये A जो है किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज से यहां से ऐसे जाएगा, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर यहां से भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, तो यहां पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नीचे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ ये नेगेटिव है B वाला, तो B वाला नेगेटिव सप्लाई करेगा, तो यहां नेगेटिव आ गया। और यहां से भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो इधर भी नेगेटिव आ गया। और यहां पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो इन तीनों को, अगर मैं यहां पे A पॉइंट लूं और यहां पे B पॉइंट लूं, तो पहली जो प्लेट है ये पॉजिटिव बन रही है और ये किससे बन रही है, नेगेटिव से बनकर। इसको मैं C1 ले लेता हूं। फिर दूसरा देखो, ये नेगेटिव का प्लेट का बन रहा है और ये दूसरा पॉजिटिव का प्लेट का बन रहा है, तो दोनों भी अभी भी A और B के बीच में ही है, तो वो C2 हो गया। फिर तीसरा देखो, ये A पॉजिटिव प्लेट की वजह से बन रहा है और ये नेगेटिव प्लेट की वजह से बन रहा है, तो ये कितना हो गया, C3। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों के तीनों कौन से कनेक्शन में आ रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन में आ रहे हैं।
और पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो C1 कितना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, डिस्टेंस पहले वाले में 2D दिया गया है, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। C2 सेपरेशन कितना दे रखा है, D दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। C3 में भी डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 2D गिवन है, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय कितना हो गया, 2D हो गया। इसका एलसीएम अगर हम ले तो कितना आएगा, 2D आएगा। और एप्सिलॉन नॉट A को अगर मैं पूरा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास 1, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 1। सो दिस बिकम व्हाट, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय 2D, तो 2 से इसको काट दोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो हमारा एकदम सही आंसर हो गया कौन सा, C हो गया। Now, next question. What is the current in 4 ohm resistance when S1 is open and S2 is closed? हम S1 को ओपन रख रहे हैं, मान लो कि मैंने अगर इसको ओपन रखा तो यहाँ पे तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, और अगर यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारे पास, हट गया, इसका कोई मतलब नहीं, राइट। लेकिन हम S2 को क्या रख रहे हैं, क्लोज रख रहे हैं। अब देखो बेटा, ये अगर क्लोज हो गया इस तरीके से तो ये वाला पोर्शन तो पूरा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और अगर ये पोर्शन शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम, तो क्या 5 ओम में करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके साथ में ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास सिंपल सा सर्किट बचा क्या, 12 S2 वाला पार्ट, 6 ओम पार्ट और 4 ओम पार्ट। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, S1 ओपन है तो ये पूरा ब्रांच क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट जाने वाला है नहीं। फिर 5 ओम में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को क्या कनेक्ट कर लिया, डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया, स्विच लगा दिया, तो 5 ओम में भी करंट नहीं जाएगा। तो बचा क्या, 6 प्लस 4 मतलब कितना हो गया, 10। तो आर इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारे पास कितना, 10। अब बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी, 12/10, एंड दैट इज व्हाट, 1.2 एम्पीयर। तो बेटा ये करंट देखो कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, और यहाँ से ही निकल जाएगा। तो हमारे पूछा क्या गया है, 4 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट आएगा, जितना बैटरी सप्लाई कर रही है उतना ही 4 ओम में आएगा। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ 4 नंबर, शंट। शंट होता क्या है, शंट वायर शुड बी, देखो शंट्स ऐसे ही याद रखना है कि ये स्मॉल रेजिस्टेंस वाला वायर होता है। कैसा वायर होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस, ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, स्मॉल हो। तो रेजिस्टेंस स्मॉल कैसे होगा, हमारे पास R इज इक्वल टू रोला होता है, क्या होता है, रोला होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू किसके है, L के, और R प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/A के। हमें क्या चाहिए, स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल आएगा कब, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा और न्यूमरेटर कम होगा। इसका मतलब A की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो L कम मतलब रेजिस्टेंस कैसा हुआ, शॉर्ट हुआ। L कम मतलब रेजिस्टेंस कैसा हुआ, शॉर्ट हुआ। और एरिया ज्यादा मतलब कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो हमें कैसा चाहिए, थिक एंड शॉर्ट वायर। So this become what, B. Question number 6. An alpha particle of mass m moves on a circular path of radius r in a plane inside and normal to uniform magnetic field. The time taken by particle to complete one revolution. जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव होता है तो वो क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है। उस सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू mv/qb। उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, 2πm/qb। और उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन मतलब टी हो गया, 2πm/qb। लेकिन यहां पे कौन सा पार्टिकल दिया हुआ है, और पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल।
अब अल्फा पार्टिकल में क्यू कितना होता है, 2e होता है। क्या होता है, 2e। तो अगर 2e है तो t इज इक्व टू 2πm अपॉन कितना हो गया, 2e इंटू बी हो गया। तो 2 से 2 खींचा, बचा क्या हमारे पास, πm अपॉन ई बी। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। इसमें 3 केस होते हैं। जब v तुम्हारा पैरेलल टू b होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सीधा जा रहा है, और जब वो सीधा जा रहा है तो कैसा पाथ होता है उसका, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जब तुम्हारा v क्या हो, परपेंडिकुलर ऑफ b हो, तब क्या बनाता है, वो सर्कल बनाता है। लेकिन जब तुम्हारा v किसी एंगल पे हो, एट थीटा विथ b, उस टाइम पे वो क्या बनाता है, हेलिकल पाथ बनाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं और ये याद रहने चाहिए। नेक्स्ट वन 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। मुझे बताओ अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या देखा हमने, QB/2πm, राइट। अब यहां पे चार्ज आ रहा है तो चार्ज ऑफ पार्टिकल पे तो डिपेंड करता है, मतलब ये हमारा खत्म हो गया। रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर तो यही होना चाहिए। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हाँ डिपेंड करता है तो ये नहीं होगा। फिर मास पे भी डिपेंड करता है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, QB/2π। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्यूरीज लॉ। तो क्यूरी का लॉ ये कहता है कि जब मटेरियल का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होता है। लेकिन वही क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, B0/T हो गया। और कांस्टेंट हटेगा तो मैग्नेटाइजेशन क्या आएगा, CB0/T। जहां पे हमारे पास C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है। सो दिस बिकम व्हाट, B। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना, रीजन क्योंकि बच्चों ये एमसीक्यू के लिए प्रेफर होता है। तो मैं मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू दे देंगे और मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेंगे सर्टेन टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन पे इतना है, 5.6 पे कितना होगा। जैसा एनसीईआरटी की बुक में एक एडिशनल में क्वेश्चन गिवन है, वैसा टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। मेजनर इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन। देखो मेजनर इफेक्ट सबसे पहली चीज क्या होती है, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इंस्टेंटली उससे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो हमारे पास 3 टाइप के सब्सटेंस थे। डाया, इसको याद रखना है, दुश्मनी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होता है, स्ट्रांगली रिपेल होते हैं। तो इनके लिए हमारे जो m की वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, -1 और 0 के बीच में। तो इनके लिए जो μr होता है वो क्या हो जाता है, 0 to 1 के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो अब करें क्या यहां पे, देखो तो -1 मतलब सीधा बाहर आ जाना, और सीधा बाहर आने वाला सब्सटेंस होता है तुम्हारा कौन सा, सुपर कंडक्टर। इसलिए बोला जाता है कि जब सुपर कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सीधा उससे बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। डाया के लिए ये हो गया। पैरा को याद रखना है प्यार से। कैसे याद रखना है, प्यार से, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए ये वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, नाउ तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, μr उसका किसके बीच में हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और फेरो जो होता है वो ज्यादा होता है। फेरो मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, तो उसको फुल प्यार से याद रख सकते हो। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है। नेक्स्ट थिंग, द नेटवर्क शोन इन द फिगर पार्ट ऑफ द सर्किट एट अ certain instant the current I equals to 2 ampere and it is decreasing at a rate of what is the potential difference between B and A पूछा है। मतलब B को इन्होंने हायर पोटेंशियल की तरह लिया है और A को लोअर पोटेंशियल की तरह लिया है। तो हमें VB माइनस VA लिखना है। इसका मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, B से A की तरफ जा रहे हैं। और B से A की तरफ जब जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली RHS में लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -IR। फिर प्लस का क्या हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा तुम्हारे पास सीधा E।
और प्लस यहाँ पे क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि इंडक्टर में तो नेगेटिव होता है। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है डिक्रीजिंग एट अ रेट, इसका मतलब डी आई बाई डी टी कितना गिवन है हमें माइनस ऑफ 10 की पावर 2 गिवन। आई एम नॉट राइटिंग यूनिट राइट नाउ। तो देखो हमारे पास आई कितना है 2 एम्पियर, तो माइनस 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है 12 गिवन है, और ये कितना हो जाएगा एल का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 5 मिलियन, मतलब प्लस ऑफ माइनस ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एल का वैल्यू हो गया, और 10 की पावर माइनस 2 सॉरी प्लस 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में आ गया हमारे पास, वैल्यू क्या आती देखते हैं -4 हो गया, ये प्लस का 12 हो गया। 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, और 10 की पावर -1 और 5 कितना हो गया 0.5 हो गया, तो 12.5 माइनस 4 मीन्स कितना आ गया प्लस ऑफ 8.5 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है बी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करंट की डायरेक्शन कंसिडर करके ले लेना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे बी का ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया, दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 11, a current of 25 by pi hertz frequency is passing through an AC circuit having a series combination R equals to 100, L equals to 2H, the phase difference between voltage and current। तो यहाँ क्या दे रखा है रेजिस्टेंस दिया है और इंडक्टर दिया है। अब याद करो हमारे पास फॉर्मूला क्या था tan phi इज इक्वल्स टू था हमारे पास XC माइनस XL डिवाइड बाय व्हाट R, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब यहाँ पे XC है ही नहीं, कैपेसिटेंस तो 0 हो गया। व्हाट अबाउट XL, XL होता है 2 पाई FL डिवाइड बाय कितना हो गया R। अभी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लेते हैं इसको, क्योंकि एंगल सारे अक्यूट दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 25 बाय पाई, और इंडक्टर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 हो गया। तो tan phi देखो पाई से पाई कट गया, 2 इंटू 25 कितना हो गया 50, और 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 100 बाय 100 कितना हो गया 1 हो गया। तो tan phi की वैल्यू 1, इसका मतलब phi कितना हो गया 45 डिग्री। करेक्ट आंसर इज व्हाट डी, दिस इज द एंगल बिटवीन व्हाट वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट थिंग, एसी वोल्टेज इतना अप्लाई किया है is applied to LR series circuit of inductance 3 millihenry and resistance 4 ohm. The maximum current in the circuit is what? इसका मतलब ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम वोल्टेज है V0 5 वोल्ट। अब कनेक्ट किसको करके रखा है इंडक्टर और रेजिस्टेंस को, मतलब क्या आएगा इम्पिडेंस आएगा। क्या आएगा इम्पिडेंस आएगा। तो हमें इम्पिडेंस में सबसे पहले क्या चाहिए XL चाहिए। XL क्या होता है ओमेगा L। यहाँ पे क्वेश्चन से पता चलता है ओमेगा कितना होगा 1000 होगा, तो 1000 इंटू कितना दे रखा है 3 मिली हेनरी 10 की पावर -3। 1000 और 10 की पावर -3 गया तो कितना बचा तुम्हारे पास 3 ओम, ये एक्सेल हो गया। Z कितना आएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो दैट बिकम व्हाट R कितना है हमारे पास 4, तो 4 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 ओम। तो I0 मैक्सिमम करंट हुआ कि नहीं हुआ, और I0 अगर तुम्हारा मैक्सिमम करंट है तो क्या आएगा V0 बाय Z, दैट इज व्हाट 5/5 मीन्स मैक्सिमम करंट इज व्हाट 1 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आज का, for a prism of refractive index 1.732 the angle of minimum deviation is equal to the angle of prism। मतलब हमें दे रखा है क्या तो एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करना है, मतलब मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट प्रिज्म एंगल, ऐसा बोला गया, और हमें निकालना क्या है ए ही फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें इसको, तुम्हें ध्यान होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू व्हाट साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय व्हाट 2, डिवाइड बाय क्या होता है साइन A/2।
अब ये जो 1.732 दे रखा है, ये कौन सा वैल्यू है? ये √3 है। तो मैं यहाँ पे √3 रख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? a प्लस ए डिवाइड बाय कितना हो गया? 2 डिवाइड बाय कितना हो गया? साइन a/2। ओके, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, बाकी हो जाएगा। तो √3, यहां पे देखो a प्लस ए मतलब कितना हो गया हमारे पास? 2a, और 2a/2 मतलब a हो गया। तो ऊपर क्या बन रहा है? साइन a बन रहा है। तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a/2 कॉस a/2, और नीचे कितना आ रहा है? साइन a/2। तो साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो गया, तो 2 को मैं डिवीजन में ले लेता हूं। तो ये √3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉस a/2। तुम्हें ध्यान होगा कॉस √3/2 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। तो ये कितना होना चाहिए? a/2 30 होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ लाके भी एरर कर देते हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि a/2 निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे। सो आंसर इज व्हाट? 60 डिग्री। बस इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आंसर 30 नहीं दे रखा है, तो तुम नन ऑफ दिस पे जा सकते हो। नाउ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। Prism angle of prism is a and refractive index is cot a/2. What will be the angle of minimum deviation of the prism? अब हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या? कि n इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन व्हाट? साइन a/2। अब हमें गिवन क्या है? ये वैल्यू को उन्होंने दे रखा है कितना? कॉट a/2। कितना गिवन है? कॉट a/2। और इस वैल्यू को अगर उन्होंने कॉट a/2 दिया है, तो कॉट हमारे पास क्या होता है? कॉस a/2 डिवाइड बाय व्हाट? साइन a/2। तो दिस बिकम व्हाट? साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाय व्हाट? साइन a/2। तो साइन a/2 गया, उड़ गया। तो क्या बचा हमारे पास? कॉस ऑफ a/2 इज इक्वल टू व्हाट? साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। अब क्या करें? तो देखो यहाँ साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है। क्या हम साइन को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं? कॉस को साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन लिख लेता हूँ बेटर। साइन 90 माइनस a/2, 90 माइनस थीटा, जुड़वा भाई उसका। कुंभ के मेले में बिछड़ गए होंगे। तो साइन साइन क्या हो गया? कैंसिल। तो 90 माइनस a/2 डिवाइड बाय कितना हो गया? यहाँ पे साइन कैंसिल हो गया, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। डेल्टा मिनिमम प्लस a। तो ये जो डिवाइड वाला 2 है वो इधर आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों? 180 माइनस a डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। ऐसा हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये a वाला इधर आके क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2। और 180 कितना होता है? पाई होता है। तो पाई माइनस 2 हो गया। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन। The diameter of telescope lens is what? 0.61 meter. The wavelength of light is this. The resolving power is what? देखो, जो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है वो किसके फॉर्म में मेजर होता है? थीटा के फॉर्म में। तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या था? d डिवाइड बाय 1.22 लैम्बडा। यहाँ पे डायमीटर दे रखा है कैपिटल D, कितना? 0.61 डिवाइड बाय 1.22। लैम्बडा कितना है हमारे पास? 5000 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रोम में गिवन है। तो 0.61 अपॉन 1.22 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5, और इसको मैं 10 की पावर -7 कर देता हूँ। तो 2 इंटू 5 10 हो गया। 10 इंटू 10 की पावर -6 7 कितना हो जाएगा? 9 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10 की पावर 6 हो गया। ये आ जाएगा तुम्हारे पास रिजॉल्विंग पावर।
माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एक सिंपल सा डिफरेंस है। माइक्रोस्कोप में जो हम रिजॉल्विंग पावर लेते हैं वो डी मिनिमम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, मीन्स 1/d मिनिमम इज व्हाट रिजॉल्विंग पावर। डी मिनिमम क्या होता है? रिजोल्यूशन लिमिट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में। दोनों में ये फर्क है। नाउ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ टर्मिनल प्लेट। E vectors makes an angle 60 degree with the optic axis of the plate. Find the percentile difference between the initial and final. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाता है वही तो थीटा होता है, और थीटा इन्होंने कितना दे रखा है? हमें 60 दे रखा है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो कितनी है? I0 है। अब जो बाहर आएगी वो कितनी होगी? मेलस लॉ के अकॉर्डिंग I0 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 60 डिग्री। थीटा cos 60 कितना होता है? 1/2, और उसका स्क्वायर हो गया तो कितना आ गया? I0/4। लेकिन इंजीनियर्स लोगों ने इतना नहीं पूछा है अपने को पूछा क्या है? परसेंटाइल डिफरेंस पूछा है। और परसेंटाइल डिफरेंस क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100। तो I1 कितना है अपने पास? I0। I2 कितना है? I0/4 डिवाइड बाय कितना हो गया? I0 इंटू कितना हो गया? 100। अब देखो I0 तो कॉमन निकल के कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4, और 3/4 मतलब 0.75। तो 0.75 इंटू 100 कितना हो गया बच्चों? 75%, 75%। ये आया तुम्हारे पास क्या? इंटेंसिटी का डिफरेंस, इनिशियल एंड फाइनल। जोरदार क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, मतलब हमें u कितना दे रखा है? v0 दे रखा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t इज गिवन बाय लैम्बडा नॉट। इनिशियल है तो लैम्बडा नॉट तुम्हारे पास कितना होगा? डी ब्रोगली ने कहा था h/mv0 मरते टाइम पे, ये इनिशियल हो गया h/mv0। लेकिन अब जो नया वेवलेंथ आएगा वो लैम्बडा होगा, और वो कितना हो जाएगा? h/mv। क्या वेलोसिटी पहले जैसा है? ना, वेलोसिटी चेंज होगा। चेंज कितना होगा? क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at होता है। कितना होता है? u प्लस at होता है। तो u की जगह कितना आ गया? v0, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन है तो एक्सेलरेट होगा डेफिनेटली। तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? E0/m इंटू क्या हो गया? t हो गया। ये नया वेलोसिटी हो गया। तो कैन वी राइट डाउन लैम्बडा इज अ व्हाट? h/v0 प्लस E0/m इंटू व्हाट? ये मैंने डायरेक्टली इसलिए लिखा है क्योंकि तुमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन E इक्वल टू माइनस E0/m होता है, लेकिन वो उसको एक्सेलरेट करने का ही काम होता है। यहाँ पे तुम नेगेटिव साइन मत लेके चलना, ठीक है। तो यहाँ से V0 क्या आ गया? कॉमन आ गया बाहर, m रह गया, सॉरी। तो V0 बाहर अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? mv0। इधर कितना हो गया? 1। इधर कितना हो गया? E/m इंटू t/v0। तो बच्चों देखो इक्वेशन 1 से तुम्हें दिख रहा होगा कि h/mv0 कितना है हमारे पास? लैम्बडा नॉट है। तो दिस बिकम व्हाट? लैम्बडा नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस E/m इंटू t/v0। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए। है ना, मजेदार क्वेश्चन। बस यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली क्या होगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ भी चेंज होगा। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन व्हेन द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम द स्कैटरिक एंगल इज। देखो इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम कब होता है? इंपैक्ट पैरामीटर मतलब b इक्वल्स टू 0। लेकिन अब उन्होंने क्या पूछा है तुम्हें? इंपैक्ट पैरामीटर नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है? स्कैटरिंग एंगल पूछा है। तो जब इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम होता है तो यहाँ पे तुम्हारा जो गोल्ड का न्यूक्लियस होता है
और यहाँ से अल्फा पार्टिकल भागते हुए जब जाता है तो हेड ऑन कोलिजन में क्या मिलता है उसको, मैक्सिमम रिपल्शन मिलता है। जब मैक्सिमम रिपल्शन बोलेगा तो उसको वहीं से भगा देगा, वो भाग यहां से तो थीटा कितना हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, पाई हो गया, डी। नेक्स्ट वन, द रेडियोएक्टिविटी ऑफ सैंपल I1 एट टाइम T1, ठीक है, एंड I2 एट टाइम T2 इफ द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज टाउ हाफ, the number of nucleus that have disintegrated in time T2 minus T1 is proportional to। हमें इंटेंसिटी दिया हुआ है अलग अलग टाइम पे, हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होंगे वो ज़्यादा होंगे, फिर बाद में क्या होंगे, कम होंगे। तो अपने को ये पूछा गया। तो तुम्हें पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा n1। T1 टाइम पे ये होगा, तो तुम्हारे पास n1 कितना आया बच्चों, I1 बाय लैम्बडा, राइट, क्योंकि लैम्बडा कांस्टेंट है। फिर T2 टाइम पे यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, T इज इक्व टू T1 पे, T इज इक्व टू T2 पे कितना हो गया, I2 इज इक्व टू लैम्बडा n2 हो गया। तो तुम्हारे पास यहाँ से n2 कितना आ गया, I2 बाय लैम्बडा आ गया। हमें n1 माइनस n2 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या हो गया, I1 बाय लैम्बडा माइनस कितना हो गया, I2 बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा कॉमन, तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 माइनस I2। अब लैम्बडा को हटाना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ हाफ लाइफ के फॉर्म में आंसर है। तो टाउ हाफ कितना होता है, 0.693 डिवाइड बाय व्हाट, लैम्बडा। तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, है ना। तो 1 बाय लैम्बडा को हम सीधा क्या रख सकते हैं, टी हाफ 693 इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय लैम्बडा। यहाँ पे 1 बाय लैम्बडा ही तो आ रहा है, तो ये कितना हो गया, I1 माइनस I2 इंटू टी हाफ डिवाइड बाय 0.693। ये आ गया तुम्हारे पास क्या, n1 माइनस n2। आई होप सो बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा तुम्हें। तो हमारे पास जो n1 माइनस n2 है वो क्या पूछा है उन्होंने, देखो प्रोपोर्शनल टू पूछा है। तो प्रोपोर्शनल में हमें कांस्टेंट की जरूरत होती नहीं, तो दिस बिकम व्हाट, I1 माइनस I2 इंटू व्हाट, टी हाफ। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन, शोन इन द फिगर सर्किट एक्सिस। देखो यहां से ए और बी दो इनपुट जा रहे हैं और ये वाला जो गेट है वो हमारे पास कौन सा है, नोर गेट है। तो नोर गेट का जो आउटपुट आता है वो कौन सा होता है, ए प्लस बी बार होता है। उसके आगे क्या लगा है, नॉट गेट लगा है। तो नॉट गेट पे जब ये इनपुट जाएगा तो उसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी बार का बार लगेगा, 2 बार। तो बार का बार मतलब कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, ए प्लस बी। और ए प्लस बी मतलब कौन सा गेट होता है, और गेट। तो बच्चों मैंने आज के मोस्ट 20 IMP क्वेश्चन कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया है, और कल तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैथ्स के भी ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियोस को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।